नहीं, उस आंसर को मैंने 10 मार्क का दिया। लास्ट देख था ना वो, कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट बी परफॉर्म, ये कट हो गया बस। और बाकी 10 एक कट हो गया ना, तो 15 3 क्वेश्चंस थे 5-5 के, तो उसमें एक कट हो गया तो 2 बचे, और वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट बी परफॉर्म तो वैसे भी लेंगे, तो मैंने उसको 10 में से ले लिया। तुमने आंसर लिखा तो उनको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिले 8 वगैरह। और अरे भाई तुम लोग एसवाई दिस में मतलब इतना सीरियस तो मत लो इसको, बट हां समझा क्या, हां कुछ नहीं है, बस जल्दी एक को अटेम्प्ट देनी, याद नहीं किया, ये क्या होता है समझ ना। अरे ठीक है, मतलब वो छोड़ो, मार्क्स कितने वो छोड़ो, ठीक है भैया, मार्क्स आपको थोड़े कम ही है, वो एक क्वेश्चन समझा ही नहीं है किसी को। अरे ऐसे आ सकते हैं सरप्राइजेस, ये एक्चुअली मॉड्यूल का लाइन था, तो मैं देखना चाहता था कि तुमको तो लाइन पढ़ के समझ में आता है नहीं आता, नहीं आता इसका मतलब मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, समझे। दिस इज द रीजन मैं बोलता हूँ कि मैं इसको शॉर्ट में बता सकता हूँ, लेकिन वो लाइन का मतलब ही नहीं समझा, मैं बता तो वो क्या है, साक्षी एक को भी वो समझा नहीं, ठीक है समझ सकते हैं। दिया बराबर करो, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आंसर लिखना हुआ है शुभम। अरे भाई तेरा ही पेपर पड़ गया तो फालतू। अच्छा उसके साथ आया मेरा काम हो गया। हेलो, अब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाटएवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशंस ऑफ पार्टी पे। पार्टी पे करने वाला मतलब कौन, पेमेंट देने वाला मतलब कौन, यूनिट 4 का एक कॉन्सेप्ट था डेटर, तो सिलेक्ट कौन करेगा, डेटर, वो क्वेश्चन था एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, वो बता दिया तो तुमको समझ में आ गया क्या लिखना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तुम लोग चुप रहो, उसी का लाइन है, अगर नेक्स्ट है तो ये रूल का मतलब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है, यही एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का बेसिक रूल है कि जो पे करेंगे वो पेयर के इंटेंशन से होना चाहिए, पे के इंटेंशन से, मतलब पेयर के इंटेंशन। अरे हाँ लेकिन एक तो लिखना चाहिए ना, एक रूल के बारे में बोला है, एक रूल कि there are more dates, one data, one creditor, then who will decide, उसके ऊपर कमेंट है। कमेंट मतलब क्या होता है, कमेंट मतलब उसके रिलेटेड जो भी तुमको आता है वो लिखो, ये आता है ऐसे क्वेश्चंस, कमेंट ट्रू और फॉल्स के रीजंस नहीं है, जरूरी नहीं वो ट्रू हो, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, या कमेंट अगर पूछा ना तो 90% ऑफ द केसेस में वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, जरूरी नहीं फॉल्स भी हो सकता है। क्या है चेंज टू कॉन्ट्रैक्ट के फाइल तो उसमें एजेंसी चैरिटी आएगा, चैरिटी किधर था, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में था, वो तुमको एक्सेप्शन नहीं पूछे, तुमको मेन रूल पूछे, तुम एक्सेप्शन लिखते हो, एक्सेप्शन लिखा है तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें भर भर के देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्ट्रेंजर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो तो तुमने एक्सप्लेन किया, तो सबने नहीं, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अब तुम उसके लिए कुछ भी लिखोगे और मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे तो मैं कैसे दूं, समझ में आया। और अच्छा खासा 5 मार्क का वेटेज था, 2 मार्क का तो था नहीं,
लिख सकते थे अच्छा खासा बता। ओके पार्टी पेइंग का समझा, वो पता होता तो सर तो राइट जाता बराबर नहीं पता चला तो अभी मिस्टेक हुई तो ठीक है पेपर में नहीं हो। ओके एक्सेप्शन एक्सप्लेन नहीं करना है, इधर तो 8 पॉइंट्स ही चाहिए थे, डिटेल में जाना ही नहीं था क्योंकि पूछा ही नहीं है व्हाट इज द रूल ऑफ पीपीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमको बस एक्सप्लेन करने को बोला है कि क्या स्ट्रेंजर को कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है या नहीं, तुम सारी नाम का तक नहीं लिखोगे। नहीं नहीं सोचा और कुछ अगर पूरा पीपीटी ही पूछा है व्हाट आर द एक्सेप्शंस पूरा एक हाथ का एक्सेप्शन सारे एजेंसी का कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैं आज एक लेक्चर ले रहा था दूसरे जगह पे सीए फाउंडेशन का उत्तर पूछते सर हाउ टू राइट देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट आईसीएआई के तुम अगर सजेस्टेड आंसर्स देखोगे सजेस्टेड आंसर्स इवन बाय आईसीएआई कोई प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जो दिए तो तुम देखोगे कि उसका भी कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है उनके हिसाब से वो देते हैं और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस का आंसर वो लोग इतना डिटेल में देते हैं कि तुमको पता होगा तो भी तुम लिख नहीं पाओगे। जरूरी नहीं है ना तुमको 4 घंटे थोड़ी तुमको जितना चाहिए अनलिमिटेड टाइम थोड़ी है, तुमको 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो जो आईसीएआई ने भी सजेस्टेड आंसर दिखे वो भी तुम कवर नहीं कर सकते अगर पढ़ोगे तो। और कुछ स्टूडेंट्स मतलब ऐसा है कि सर हमको पूरा का पूरा लिखना है, कैसे लिखोगे पूरा लिख ही नहीं पाते। और सर ने तो बोला मतलब मैंने कि कवर तो सब कुछ करना है, तो कवर करना है मतलब कवर डिटेल में नहीं करना है, कवर कंसाइजली कवर करना है। अब यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुमको एक्सेप्शन लिखना नहीं था और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और मैं एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शंस भी नहीं लिखते, मेन तो खाली रूल को एक्सप्लेन करते और सिर्फ इतना बोलते सब्जेक्ट टू फ्यू एक्सेप्शंस तो अभी बात खत्म हो जाती है। एक्सेप्शन लिखा तो रॉन्ग थोड़ी है उसके एक्सेप्शन दिख रहे लेकिन तो रॉन्ग एक्सेप्शन लिखेगा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला एक्सेप्शन लिखेगा थोड़ी चलेगी। कंफ्यूज हो गया तो मेरी क्या गलती, मैंने बोला था कि दोनों में कंफ्यूजन होता है तुमने पढ़ा नहीं बराबर, कैजुअली नहीं पढ़ सकता एक ही होगी देखो नहीं ना और उसका आवाज भी कट किया तुमने जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखा। एक्सप्लेन करो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो तो एक्सप्लेन किया ही, वो तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना। बहुत सिंपल उसमें कर सकते हैं ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या अंतर छूट फाइल कर सकते हैं। अभी छोड़ो ना फादर की जगह पे मदर वो सब छोड़ो, क्या अंतर छूट फाइल कर सकते हैं नहीं क्योंकि अंतर और डाटा का कोई यू और डी का कोई मेक इट सिंपल। भाई हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अरे डिटेल में पढ़ेंगे तो पेपर नहीं लिख पाओगे, समझ के करेंगे तो ये इसको आराम से पेपर में उतर सकते हैं नहीं उतर सकते क्या देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एफ एंड डी तो यू इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही कैन नॉट फाइल दिस इफ इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कर ही सकता है लेकिन वो अगर इसको प्रॉपर्टी मिले तो अदरवाइज क्या लेना समझ में आया। प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में होलसेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैं तुमको गुड्स बेचता हूँ लेकिन 150 रुपए के नीचे नहीं बेचने का या 150 रुपए के ऊपर नहीं बेचने का ऐसा कुछ क्लॉज डाल दिया होलसेलर ने नीचे के बाद सॉरी नीचे के बारे में डाल दिया इसमें 140 में बेचा क्या प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट से इसका क्या लेना स्ट्रेंजर तुमसे लिया तुम्हारा नुकसान हो तुम्हारा नुकसान हुआ तुमने कितना भाव बोला उतना दे दिया अब मैं कस्टमर को फ्री में बेचू तुमको क्या करना है ज्यादा भाव में बेचू तुमको क्या करना है समझ में आया प्रोड्यूसर कैन नॉट फाइल सूट
लेकिन वो तब पता चलेगा ना जब तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। कॉन्ट्रैक्ट जिनमें हुआ है वही एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। उसके एक्सेप्शन है, लेकिन उसके एक्सेप्शन में प्रोड्यूसर होलसेलर कस्टमर था क्या। तो अपना नया एक्सेप्शन बनाना नहीं है, जितने एक्सेप्शंस वहां पे दिए बस उतने ही एक्सेप्शन के केस में स्ट्रेंजर फुट फाइल कर सकते हैं। स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर मतलब ऐसा पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है ओरिजिनल, वो स्ट्रेंजर है। तो कुछ केसेस में वो कर सकता है, लेकिन वो जितने मॉड्यूल में दिए उतने ही। तुम अपना एक्सेप्शन मत बनाओ। अरे ये तो इसमें भी तो हो सकता है, ये भी तो एक्सेप्शन में आ सकता है क्या? नहीं, तो अपनी जगह से अपने हिसाब से मत डालो एक्सेप्शन। नहीं समझा? प्रोड्यूसर और होलसेलर ने बोल दिया ना, प्रोड्यूसर ने 140 पे मत बेच, तो तुमने बेच दिया कस्टमर को, भाई इसका इससे क्या लेना देना? तुमको क्या करना है? तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए, तुम होते कौन हो ये रोकने वाले? मैं जितने चाहिए मैं बेचू। कंपनी ने मुझे गाड़ी बेची 20 लाख में, और मैंने वो गाड़ी 22 लाख में बेची। ऐसा कोई होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कंपनी को क्या प्रॉब्लम है? तुमसे तो 20 लाख में खरीदी है ना। बिग बिलियन डे सेल में मैंने सपोज 35,000 का डिग्री 28,000 में लिया, और वो बाद में 30,000 में बेच दिया। अब इसमें कंपनी को क्या प्रॉब्लम? 40,000 में बेची, तो कंपनी को क्या प्रॉब्लम? अगर होगा भी तो भी कंपनी वेरी गुड। होते कौन हो तुम रोकने वाले? मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, तुमने जो बोला प्राइस वो दिया है, फिटिंग तो नहीं की है। अब बाद में मैं उसको किधर में पूछूं तुमको करना क्या है? तो होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अगर मैं टीवी का ओनर हूँ तो मैं जितने चाहिए उतने में बेचूंगा, 1 लाख में बेचूंगा। वो मेरी और उस इसका प्रॉब्लम। तुम होते कौन? स्ट्रेंजर। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट, so person who is not a party to contract cannot file a suit। समझ में आया? ये उसका मीनिंग था जो हार्डली किसी ने लिखा है। एक्सेप्शन लिख के आ जाता, मैंने पास पूछा क्या है? एक्सेप्शन लिखो, ठीक है, लिखे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन चीज नहीं लिखते तुम एक्सेप्शन भर दोगे तो कैसे चलेगा? मेन वो तो एक्सप्लेन करो कि इसका मतलब क्या है। लॉ ऑफ डिमांड तुमको पूछा और तुमने सीधा एक्सेप्शन लिख दिया। एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड कहने का पूछा क्या है? लॉ ऑफ डिमांड पूछा है ना, तो एक्सेप्शन लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन क्या है? मेन एक्सेप्शन नहीं, मेन लॉ ऑफ डिमांड है। तुम वही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट अलाउड, इट इज अलाउड, मतलब क्या? स्ट्रेंजर का मतलब क्या? वो तो लिखना पड़ेगा ना। तो स्ट्रेंजर मतलब कौन? थर्ड पार्टी। पहले खुद को तो समझ में आना चाहिए, फिर क्या करना है। उसको समझा के देना है तुमको पेपर शॉर्ट में। तुम मीनिंग ही नहीं लिखोगे तो मार्क्स किधर से नहीं जाओगे? डाउट है क्या? किसी को डाउट है पेपर के ऊपर? हाँ हाँ, तो देखिए ये लिखने की जरूरत ही नहीं, मॉडल में दिया है बराबर, लेकिन इसका कुछ देना देना है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, उसका लेना देना है क्या? वो गलती से नंबरिंग हुआ। कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बराबर इंस्टीट्यूट में दिया है, लेकिन उसमें क्या क्या आना चाहिए? नोवेशन, प्रिसिशन, रेमिशन, वेवर, इम्पॉसिबिलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स का कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं है। वो नहीं लिखोगे तो भी चलो, लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखो क्या है फॉर नोवेशन, प्रिसिशन, रेमिशन वो तो आने चाहिए। फिर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो गया तो कैसे परफॉर्म करेंगे? वो भी बराबर। अरे पर वो मैं एक मतलब मैंने वैसे उसको मैं कंसीडर ही नहीं करता उस क्वेश्चन। एक मिनट, नहीं ये वो है। हाँ, क्या कट करूँ?
मेरे वाला को तो ध्यान नहीं दिया, ये वॉइडेबल नहीं है, वॉइड वॉइड मिला। क्या क्या है हेडिंग्स? इफेक्ट ऑफ मोवेशन, फिर रेसिशन, वेवर, रेमिशन, अल्टरेशन, बराबर ना? ये सब टर्म है ना। इसके बाद क्या है? ये क्या होगा? उसके बाद हेडिंग क्या है? अरे कॉम्प्लेक्स नीड नॉट बी परफॉर्म में हेडिंग्स का क्या है? इफेक्ट ऑफ मोवेशन है ना। उसके बाद क्या है? मोवेशन है, अल्टरेशन है, रेसिशन है, रेमिशन है, वेवर है। उसके बाद क्या है? तो वो भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम फैसिलिटीज नहीं दोगे तो मैं भी परफॉर्म नहीं करूंगा, तो वो जरूरी है। उसके आगे नहीं, वो जरूरी नहीं, क्योंकि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको सामने वाले को बोलना चाहिए इसका कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट बी परफॉर्म से लेना नहीं है। वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। देखिए देखिए, नहीं वो नहीं लिखना है, तो उसका लेना देना क्या है? तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है? कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तुमको पैसे वापस देने पड़ेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना क्या है? तो वो कट नहीं करना है मॉड्यूल में से, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म में वो लिखना। ये है ना एक्चुअली। हाँ, तो इसलिए वो कर, मैं तो ये तो पैसे नहीं दिए, वो जबरदस्ती बने इंस्टीट्यूट। ऐसा लॉ में कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट विद डिड नॉट बी परफॉर्म। प्रोविजन है, प्रिसीजन है, रिविजन है। उन्होंने दो चार कॉन्सेप्ट को एक जगह पे एक हेडिंग में घुसेड़ दिए और उसका हेडिंग डाल दी कॉन्ट्रैक्ट विद डिड नॉट बी परफॉर्म, बिना सोचे कि भाई तुम लिख क्या रहे हो अंदर हेडिंग। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर वेट, प्रोविजन, प्रिसीजन, अल्टरेशन, वेवर, रिविजन, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट लिखने का नहीं। फिर उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, नहीं वो भी नहीं लिखने का। हाँ, फिर लास्ट, नहीं लास्ट, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू एफर्ट प्रॉमिस से रिजनेबल पर्सन। हो गया, इतना कवर कर दो। इम्पॉसिबल इसमें है ही नहीं एक्चुअली, इम्पॉसिबल ना इधर है ही नहीं। इम्पॉसिबल किधर आता है पता है? इम्पॉसिबल आता है वॉइड में, वो अलग चीज है, रेसिप्रोकल में है तो रॉन्ग नहीं है, तो मैंने राइट दे दिया, क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया तो डिड नॉट बी परफॉर्म लिखेंगे तो लॉजिकली इनकरेक्ट तो नहीं है, इसलिए मैंने मार्क्स दे दिए, लेकिन वो उसमें आता ही नहीं डिस्चार्ज में आता है। अब देखा जाए तो दोनों में आ सकता है, तो ऐसे केस में कंफ्यूजन है तो लिखो, क्योंकि ठीक है रिलेवेंट समझा। कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्डिंग परफॉर्मिंग क्या लिखना वो समझा, प्रोविजन, प्रिसीजन, अल्टरेशन, रेविजन, वेवर। फिर उसके बाद सीधा इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस रीजनेबल फैसिलिटी। तो प्रॉमिस अगर रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं देगा तो प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की जरूरत नहीं। ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर भी लंबा आंसर, तो पूरा नोवेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिसीजन, रेमिशन, अल्टरेशन, वेवर, मर्जर नहीं था उसमें, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद वेरिकेश
देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ हाउ टू राइट एन आंसर। ये मैं लास्ट बैच में भी बोल मानते ही नहीं है सर, नहीं बताओ कैसे लिखना है। अरे भाई 4-5 केस में मैं बता चुका हूँ पॉइंटर्स में, अब मैं और क्या बताऊं? अब तुम पर है। हाँ तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आओ कि सर ये क्वेश्चन बताओ कि कैसे करना है, हमको नहीं तो उसको स्पेसिफिक क्वेश्चन बोलते हैं ना। इन जनरल बताओ सर कैसे बोलो, डाउट है तो पूछो, और 40 बार रिपीट करते हो। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं समझा, या फिर एक आध पॉइंट में से प्रॉब्लम है, पढ़ा था लेकिन वो याद नहीं आ रहा है या स्ट्राइक नहीं हो रहा तो बता दो, वो अलग बात है। वो ऐसा हो सकता है कि तभी आ रहा था, अभी अभी नहीं आ रहा है, भूल गए, वो बिल्कुल हो सकता है, वो कौन ना बोल रहे। लेकिन कैसे लिखना है? अरे भाई तो कितनी बार बोल चुका हूँ कि सारे हेडिंग्स आने चाहिए, सारा एक्सप्लेनेशन इम्पॉसिबल है, करना जरूरी भी नहीं है, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, और करेगा तो भी इंस्टीट्यूट को करने दो एक्सपेक्ट, हर चीज हम फुलफिल नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट बोलेगा भी हर केस स्टडी में रेफरेंस चाहिए केस लॉ का, अरे भाई कैसे करेंगे? क्योंकि सब सारे केस लॉस करने जाएंगे तो सारे भूल जाएंगे, कौन सा केस लॉ किसके लिए वो कैसे याद रहेगा? वो तभी पॉसिबल है जब हम लिमिटेड केस लॉस करें और बाकी छोड़ दे। अब एक इनसे एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा कि सर पूरा का पूरा फैक्ट्स बाहर करना पड़ेगा, कैसे कैसे करोगे? क्या करने क्या अपने को कि मदर ने डॉटर को प्रॉपर्टी का प्रॉमिस किया, इसने एन्यूटी का प्रॉमिस किया, कौन कौन याद रखेगा वर्ड एन्यूटी? और रखने की जरूरत भी नहीं, मनी, दैट्स इट। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर? लेकिन केस लॉ पता होना चाहिए कौन सा वो, और वो भी जो मैं जितने बोल रहा हूँ उतने, तो टोटल मिला के फिर भी 20 के ऊपर केस लॉस है, याद रखना। अब तुम पूरा बुक करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, फिर गधा नहीं, क्योंकि तुम लोग नॉर्मल स्टूडेंट मतलब सीए के हिसाब से नॉर्मल, 12th के हिसाब से नॉर्मल नहीं, 12th के हिसाब से तो सब लोग नॉर्मल ही रहते क्योंकि उसकी लेवल ही नहीं है कुछ भी। मैं सीए के हिसाब से एक नॉर्मल बंदा बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सिर्फ वो गिफ्टेड पर्सन होते हैं जिनको सब कुछ सब चीजें याद रहती है, उनको सिखाना मुझे नहीं जमता फ्रैंकली स्पीकिंग। तुम बोलते सब कुछ करना है, अरे सब कुछ याद कैसे रहेगा? नहीं ये रह जाएगा, हाँ तो भाई मेरी क्या जरूरत, मेरे से सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन लो और फिर बाद में रहो करो अपना। लेकिन ऐसे एक दो कैटेगरीज को भी कुछ बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स नहीं है, एक को आए एक को नहीं आए, तो फेल तो नहीं होती वो कैटेगरी, हो ही नहीं सकती, गिफ्टेड है। लेकिन ऐसा कोई एक ही निकलता है 2-3 बैचेस में 4 बैचेस में सीए के, वो तो है सर, गिफ्टेड है। मेरे हिसाब से फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से इस बैच में ऐसा कोई नहीं है जो गिफ्टेड है, थोड़ा बहुत है टैलेंट सब में, समझ में आया? कोई नहीं है, कोई नहीं है, जितने भी मैंने तारीफ किया वो भी नहीं है, तो वो ऐसा सदियों में एक बार निकलता है, होता है वो, और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ वेकेशन में भी वो कैटेगरी चाहिए भी नहीं अपने को। एनीवेज क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछने का कि हाउ टू राइट, जनरल जनरल क्वेश्चन नहीं पूछने का, बी स्पेसिफिक के सर रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे भी इसने पूछा, स्पेसिफिक सर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो आई कैन आंसर इन जनरल, कैसे मैं आंसर करूँ? क्योंकि इन जनरल में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। अरे भाई आईसीए यज्ञेश सर, हेलो, हाँ इंस्टीट्यूट ने ही जो पेपर के पैटर्न सजेस्टेड आंसर्स दिए, तुम चेक करो ना, मिल जाएगा तुमको, है अवेलेबल। तो उधर भी फिक्स फॉर्मेट नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, एक में ऐसा दिया है, एक में कुछ अलग तरीके से दिया है, दूसरे में कुछ अलग तरीके से दिया है, तो तुम अगेन कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको कहना क्या चाहते हैं। भाई उनसे नहीं करना है, तुमको पता है ना कि क्या होने वाला है केस में, सूट फाइल हो सकता है नहीं हो सकता, तुमको ये भी पता है कि कौन से पॉइंट का है, तुमको ये भी पता है कि उसके रिलेटेड कौन सी केस थी, सेम नहीं है,
लेकिन सेम कॉन्सेप्ट की है, लिखो। अब तुमको हस्बैंड वाइफ नहीं देंगे, तुमको फादर सन दे देंगे, तुमको दोस्त दे देंगे, तो भी बैकवर्ड से बैकवर्ड लिखने, तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, पर्सनल। नहीं, तो हस्बैंड वाइफ का है तो ही बैकवर्ड वर्सेस बैकवर्ड लिखना है, पागल, कॉन्सेप्ट वही है। जो हस्बैंड वाइफ है वही यार दोस्त है, कि रिलेशन क्या है, पर्सनल है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस में है वो मेरे हिसाब से मैंने दे दिए। तुमको इससे ज्यादा करने बिल्कुल कर सकते हो, ये नंबर से तेरे, ये नंबर से बट जितने मैं करवाऊं उसके बाद जान बचे तो ज्यादा करने का, नहीं तो नहीं करने का। क्लियर है? अपना दिमाग चला के नहीं हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मैं जितना करवा रहा हूँ वो पहले करो, उसके बाद यू आर सो कॉन्फिडेंट और टाइम भी बच रहा है सब कुछ करके, जान बच रही बचे तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर उसमें हाथ कुछ बच रहे हो तो बाकी केस लॉस करो। क्लियर है? 1% 2% का रिस्क हमेशा होता है, लेकिन वो 2% 1% के रिस्क के लिए हम लोग इतना सारा पढ़ नहीं सकते, तो वो रिस्क लेनी पड़ती है। क्योंकि सब ज्यादा पढ़ना सबसे बड़ी रिस्क है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं वापस बोल रहा हूँ। सारा पढ़ना ये भी खुद एक में एक रिस्क है। इसका मतलब ये कि सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। कैसे रखोगे? तो लिमिटेड पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट कवर करो, खुश रहो। चल, यूनिट 2 क्या बचा है? बहुत कुछ बचा है। राइट्स ऑफ माइनर के बाद का सारा पार्ट हो गया था बराबर, माइनर और माइनर के बाद का सारा पार्ट हो गया था बराबर। अब काम करते यूनिट 2 स्टार्टिंग से चालू करते, यूनिट 2 स्टार्टिंग से चालू करते, आज खत्म हो जाएगा, खत्म करना पड़ेगा। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, अब कुछ भी नहीं है इसमें, तब सीधा जाओ एनालिसिस पे, सेक्शन 9 का एनालिसिस। नहीं एक काम करते, जनरल ड्यूटीज मिला तो उसमें एनालिसिस मत करो, उसमें ऊपर का पार्ट कर लो। बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मिला, जस्ट एंड फेथफुल मिला, खत्म, फुल स्टॉप। हाँ आगे भी सॉरी, एंड टू रेंडर, पूरा पूरा पैराग्राफ कर लो। एनालिसिस करने का नहीं पूछते कोई क्वेश्चन उसके ऊपर, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ कर लो। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लो, खत्म करो। नहीं करो, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, फॉर्मेलिटी है। सेकंड, ड्यूटी टू क्या लिखा है? इंडेमनिफाई मतलब भर चुक। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करेगा और उसके फ्रॉड से अगर फर्म को नुकसान हो रहा है तो भर के दे देगा बाकी पार्टनर्स को, खत्म। हाउ सिंपल इट इज। एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है भाई, पार्टनर के मिसकॉन्डक्ट से या पार्टनर के फ्रॉड की वजह से बाकी पार्टनर्स को नुकसान हुआ है तो भर के देगा। क्लियर है? खत्म। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पढ़ लो, एनालिसिस नहीं पढ़ लो। एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड तो हुआ था अपना, तो किया था। अरे तो वो थोड़ी उसका हार्डवेयर का है। अरे नहीं सेक्शन मैंने बोला ना 31, 32, 33, 34, 36 वो तो, और सेक्शन 4 बोला था पार्टनरशिप का डेफिनेशन। जैसे आपस में डिसाइड होगा वैसे उसका कोई डील होता रहेगा बस। कोर्स ऑफ डीलिंग से ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आया था, रेसिप्रोकल में आया था, प्राइसिंग में आया था, प्राइसिंग में
हाउ टू डिटरमाइन प्राइस, हमको यूनिट 1 सेल ऑफ गुड्स सेक्टर। नहीं कुछ नहीं मीनिंग, उसका आपस में डिसाइड होगा, जैसे डील होती रहेगी वैसे। सॉरी, हाँ उसके बाद कॉन्डक्ट, द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस मिला। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छोड़ो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट, ये तो पता है। अब ये नहीं राइट का तो कुछ है नहीं। सेक्शन 12 का एनालिसिस आगे दिया है, सेक्शन 12 एनालिसिस से करो, सेक्शन 12 एनालिसिस से करना। फर्स्ट क्या दिया है, राइट टू, अच्छा एज इट इज देखना है, नहीं टू पार्टिसिपेट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। तो सर एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी नहीं है, पूरा एग्जांपल ही है ना, तो एक्चुअली पढ़ना भी नहीं है, एनालिसिस भी नहीं पढ़ना है। एनालिसिस मैंने इसलिए बोला क्योंकि पॉइंट वाइज दिए है, अंदर करने की जरूरत नहीं है। मैं बता खाली पॉइंट लिखूंगा, हाँ तो एक दो लाइन तो लिख ही सकते हो। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछा तो कर लेंगे ना हेडिंग्स। लेकिन जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, एकदम चिंदी वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको डिटेल में क्यों करोगे, हेडिंग्स करो। अच्छा सुन सुन, अब ये मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और उनको मजबूर करवाऊंगा कि मुझे भी पार्टिसिपेट करने का राइट है, बस खत्म। सेकंड, राइट टू बी इंसल्ट, सॉरी कंसल्टेड। कंसल्टेड का मतलब भाई जो भी डिसीजन लोगे वो मुझसे पूछ के लेना है, खत्म। सो इट इज माय राइट दैट यू शुड कंसल्ट मी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। हाउ सिंपल इट इज। कंसिडर करना चाहिए, तो काम की चीज याद रखो, अंदर तो अपने वर्ड्स में लिख सकते, नहीं पूछते ये क्वेश्चन, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते तो हेडिंग कर लिया। थर्ड, राइट टू एक्सेस, हाँ बोल। सर अपना भी एनालिसिस का पॉइंट करना है, नहीं रीडिंग करना है कि अगर पूछा तो कि व्हाट आर द वेरियस राइट्स और व्हाट आर द वेरियस ड्यूटीज, तो भाई अपने को बेसिस तो पता हो। 99.99% चांसेस है कि नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन 0.01 पूछा तो इतना सिंपल क्वेश्चन, अरे सर आपने बोला होता पहले हम कर लेते तो हेडिंग। और प्रैक्टिकली सोचने का, इतना लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, आता होगा तो भी नहीं लिख सकते, तो भी तुमको खुद को रोकना पड़ेगा। तो राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स, हाँ तो मुझे वो देखने नहीं दे रहे बुक्स, तो मेरा राइट देके मैं एक्सेस करूँ, एक्सेस करूँ मतलब देखो। नेक्स्ट, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ना, सेक्शन 13 का भी एनालिसिस अच्छे से दिया है। देखो राइट टू, right of legal heirs, representatives, their duly authorized agents. तो उसका वो पढ़ लो, क्या है पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। इसमें नहीं है, हर एक एजेंट का या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट है कि उसके बाद मुझे शेयर मिले। डाउट है, सिंपल है, कवर करना। मैं बोल रहा हूँ वापस, पार्टनरशिप को लाइटली मत लो, फटाफट खत्म करना है, लेकिन तुमको रीडिंग खत्म करने के लिए एक दिन मैक्सिमम लगेगा पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट करने के लिए, अलोंग विथ योर अदर सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि पूरा सुबह से लेके बैठे रात तक पार्टनरशिप कर गए, तुम 2-3 घंटा अकाउंट्स पढ़ लोगे रीजनेबली, तुमको 1 घंटा मैथ्स कर लोगे, और 5-6 घंटे बचेंगे, तो 6-7 घंटे में तुम प्रैक्टिकली पूरा। तो वेने से एक दिन मतलब 24 घंटा नहीं, एक दिन का मतलब 6-7 घंटा, 6-7 घंटे जाएंगे मैक्सिमम पार्टनरशिप पे तुमको पढ़ने के लिए, एक बार लेक्चर होने के बाद। नेक्स्ट, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज एनालिसिस में जाओ। फर्स्ट क्या दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, हर पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन क्यों मिलना चाहिए,
लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है तो हाँ तो मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली नहीं, एग्रीमेंट में लिखा है तो ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? तुमको प्रॉफिट भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए। अरे वाह, ओनर भी, एम्प्लॉय भी। अरे या तो ओनर या तो एम्प्लॉय। और जो एजेंट है उसे भी नहीं मिलेगा। एजेंट को मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। पार्टनर एजेंट है। नहीं नहीं, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो प्रिंसिपल भी तो है ना। तुम जो करोगे उसका प्रॉफिट आएगा, वो तुमको भी तो मिलेगा ना, सबको तो नहीं मिलेगा। तो हर बंदा कुछ ना कुछ काम करेगा। रेमुनरेशन वाला कमीशन, कमीशन, सैलरी, वेजेस, जो भी। तो मतलब पार्टनर को नहीं मिलेगा इसका। नॉर्मली नहीं कर, क्यों मिलेगा? ओनर को कैसी सैलरी मिलेगी? सैलरी नहीं मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ इन्होंने कुछ किया तो यहाँ पर बिजनेस ही कमीशन खाने का। तो डीड में लिखा होगा तो मिलेगा, बोला ना मैंने। तो किधर? हर बार मैं बोल रहा हूँ वो तो सुन। तो अपने डाउट में खो जाता है। नहीं, मैं सुनूंगा नहीं जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता। हर बार मैं बोल रहा हूँ, इफ इट इज मेंशन्ड इन डीड, बात सिंपल है कि तीनों ने एक इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 1 करोड़ का। तीनों को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है और मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई डिजर्व समथिंग मोर। कि भाई तीनों ने सब कुछ सेम किया और काम मुझसे ज्यादा करवा रहे हो, ये तो गलत है ना। तो ये गलत है, मैं प्रॉफिट उतना ही रखो, उसके अलावा कुछ रेम्यूनरेशन दे दो, तो वो तो बनता है। हाँ तो बनता है ना, लेकिन अगर नीड में दिया है तो ही, नजर नहीं तो नहीं। एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, या तो चेंज करवाओ एग्रीमेंट, वो भी चलेगा। अल्ट्रेशन कौन ना बोल रहा है, अल्ट्रेशन करवाओ। चल नेक्स्ट, राइट टू शेयर बोलने की जरूरत है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलने की जरूरत है? नहीं, रोक, उसमें 3 कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, पढ़ लो। अगर एग्रीमेंट में, मेरे बात समझो, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। अरे ओनर अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो ओनर को इंटरेस्ट मिलता है, लोन पे इंटरेस्ट मिलता है ना। ओनर अगर पैसे दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, तो वहां पे क्यों दिया है? 3 कंडीशन फुलफिल है तो मिलेगा। पहला, या तो एक्सप्रेस किया एग्रीमेंट में दिया है तो मिल सकता है, या फिर ट्रेड या कस्टम्स, मतलब चला आ रहा है कस्टम्स के भाई पार्टनर को दिया जाता है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। थर्ड, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कोई लॉ में तो, अदरवाइज मिलेगा नहीं। 3 चीजें याद रखो, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन, वो मिलेगा ना, मास्टर ने एडवांस दिया मतलब लोन है तो मिलेगा, लेकिन वो चेक, वो तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में तुमको वो है, वही है। राइट टू बी, नहीं नहीं गलत है। नहीं, एक सेकंड, राइट टू बी इंडेमनिफाइड बराबर करेक्ट है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड का मतलब ये कि फर्म का एक्सपेंस मैंने अपने जेब से पे किया तो रिकवर नहीं करूंगा बाकी पार्टनर से, इंडेमनिफाइड, मुझे भरचूक चाहिए। I need 6 to 7 more lectures to complete the entire syllabus of this. कौन सा? राइट टू बी इंडेमनिफाइड ना, एज अ नॉर्मल प्रूडेंट मैन मिला, नॉर्मल दिमाग वाला आदमी, वाइस मैन। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, मेरे जगह पे कोई और होता ना तो मेरे जगह पे कोई और होता मतलब कोई नॉर्मल पर्सन ना, पागल तो नहीं करते इमेजिन। तो वही जो मेरे जगह पे कोई और होता जब तुम बोलते हो ना, वो उसको बोलते हैं नॉर्मल मैन विद ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जिसको ऑर्डिनरी दिमाग है, नॉर्मल। इनकर टू परफॉर्म और इज इन केस अंडर सिमिलर सर्कम, जो भी इमरजेंसी या जो भी सिचुएशन पे पार्टनरशिप का एक्सपेंस अगर मुझे पे करना पड़ा तो आई कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स, सिंपल। इमरजेंसी सिचुएशन में पे करना पड़े या कोई भी सिचुएशन में पे करना पड़े, इफ द एंटायर एक्सपेंसेस में अगर पे कर रहा हूँ फर्म के, तो आई विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम अदर पार्टनर्स, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट पूरा थोड़ी मिलेगा, नहीं समझा? पूरा मिलेगा ना।
हेलो, रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ ना? रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ? नहीं हो रहा, स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ अभी हो गया, हो गया। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, बहुत लेंदी दिया अननेसेसरी। सीधा जाओ एनालिसिस पे गए, मिला? अच्छा, एक्चुअली नहीं वो करने की जरूरत है, ऊपर का पॉइंट है ना प्रॉपर्टी मिला, उसके बाद है ना एनालिसिस में खाली 3 पॉइंट्स करने हैं। ऊपर का पॉइंट पहले पढ़ लो। एक काम करते, सुन सॉरी, एनालिसिस में जाओ, 1 2 3 देख लो। तो मतलब पार्टनर कुछ लेके आएगा फर्म के लिए तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो पार्टनरशिप के प्रॉफिट से या पार्टनरशिप के कैपिटल से परचेस करे वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। और थर्ड नंबर तो तुमको पता है, गुडविल। खत्म, आ गया पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नहीं पूछते ये भी क्वेश्चन, लेकिन करना तो पड़ेगा शॉर्ट में। एक और बात है, फर्म की प्रॉपर्टी लोग अगर अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे तो उसको कन्वर्जन बोलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में तुमको ब्रैकेट में एक वर्ड दिखेगा, कन्वर्जन। फ्रॉड, फर्म की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे, गलत है ना? अपनी समझ के यूज करे, गलत है? या पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म यूज करे फ्रॉडुलेंटली तो भी वो कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब किसी और की प्रॉपर्टी तुम अपने तरह यूज कर रहे हो, अपनी समझ के, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। दूसरी बात, पेपर में सामने से लिखना नहीं है, लेकिन अगर कन्वर्जन वर्ड आगे तो ऐसा मत समझो कन्वर्जन मतलब एक जगह से दूसरे में कन्वर्ट, नहीं, दूसरी की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं अपने ही समझ के, ये गलत है, उसको कन्वर्जन बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है ही नहीं, वो किसी। सर अगर एक पार्टनर है जिसके दो and एक जन की तरह गोडाउन की तरह रखा तो वो कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? उसके खुद के घर में वो जो चाहिए करे। सर उसमें, हाँ सर वो जो पार्टनरशिप है उसमें अगर कुछ सामान है उसको अपने घर पे रखा विद परमिशन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। विद परमिशन मतलब सारे और पार्टनर विद परमिशन क्या का कन्वर्जन? तुम्हारी प्रॉपर्टी मैंने तुमको पूछ के ले ली तो उसको थोड़ी कन्वर्जन बोलेंगे। तुमने बोल दिया सर बिंदास यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मैं यूज नहीं करती, आप कर लो। मेरी प्रॉपर्टी। हाँ तो मेरी प्रॉपर्टी में यूज, फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, गुड्स। इसका ही दो घर है, अरे लेकिन गुड्स किसके हैं? फर्म के हैं बोल रही है, तो फर्म के परमिशन से ले लो, कर लो। सर मतलब कि सभी पार्टनर स्टोर यूज कर रहे हो क्या? नहीं, स्टोर कर रहे हो ना, चलो। फर्म के नाम से ही स्टोर कर रहा हूँ ना मैं, अपने नाम से तो नहीं कर रहा हूँ स्टोर, तो उसमें क्या कन्वर्जन? फर्म की प्रॉपर्टी में मेरे गोडाउन में रख रहा हूँ तो फर्म का अच्छा ही है, तो मैं थोड़ी उनको यूज कर रहा हूँ या आउटराइट बेच रहा हूँ। अपनी बोल के बेचू, अपना समझ के यूज करूँ तो कन्वर्जन। फर्म अपने गुड्स मेरी प्रॉपर्टी पे रख दी तो कन्वर्जन। हाँ कन्वर्जन नहीं हुआ, गलत है। तो कैसे डिसाइड करना है कि फर्म की प्रॉपर्टी है मेरी? देखो बात समझो, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में आई हुई प्रॉपर्टी फर्म की ही हो। सुनो ध्यान देके, अगर मैं घर से कोई स्टेपलर लेके आया और मैंने बोल दिया ये हमारा खानदानी स्टेपलर है 70 साल पुराना, मैं दे रहा हूँ तुझे लकी है, लेकिन ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी रहेगी, सिर्फ यूज करो 2 महीने के बाद में वापस। समझ में आया? तो अभी ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। सो कैसे डिसाइड होगा? इंटेंशन से। अब इंटेंशन थोड़ी लॉ में लिखेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी। समझ में आया? लेकिन एक बात में कोई डाउट नहीं है कि जो फर्म के पैसे से ली हुई प्रॉपर्टी है वो फर्म की ही होगी, पार्टनरशिप की होगी, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, वो पार्टनरशिप की होगी। पार्टनरशिप के इनकम से लिए ना तो पार्टनरशिप। गुडविल ये तो पता है ना, गुडविल पता है ना? सो इफ आई एक्सपेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ सपोज 10 करोड़ है, मतलब कोई भी करेगा तो 10 करोड़ कमाएगा, मैंने 12 करोड़ कमाया तो गुडविल कितना? 2 करोड़, मेरा टैलेंट
जो और किसी के पास नहीं है। समथिंग अनयूजुअल वो गुडविल होती, जो सब करे वो क्या गुडविल? गुडविल क्या है? कुछ एक्स्ट्रा ना, जो तुम्हारे में कुछ स्पेशल है वही तुम्हारी रेपुटेशन होती है, नहीं तो क्या होता है? नहीं तो क्या है कि रेपुटेशन? मैंने मर्डर नहीं किया, ये रेपुटेशन है मेरी। और मैं कोई नहीं करता, एटलीस्ट पकड़ा तो नहीं जाता। वो वेरी रेयर पर्सन करेगा, जो नॉर्मल बात होती है वो कभी रेपुटेशन नहीं हो सकती। जो अनयूजुअल है वही रेपुटेशन है। ये तो बात हो गई बस ऐसे ही समझाने की किसी को, फिलोसॉफी। ये फिलोसॉफी यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी? ये फिलोसॉफी है। 2 करोड़ ज्यादा कमाया, so the expected profit is 10 crore rupees, and if I earn 12 crore rupees, so 2 crore is my special efforts, जो मैं उसको क्या करोड़ बोलूंगा? गुडविल। अब गुडविल काम कब आता है? गुडविल एक्चुअली काम आता है जब बिजनेस बेचना है। बिजनेस बेचना है तो काम आता है, तो मुझे वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का, अदरवाइज वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। तुम लिखते हो बैलेंस शीट में, लेकिन क्या जरूरत है गुडविल की? नहीं, बंद कर। हाँ सॉरी, मैं करूंगा बरोबर। Why goodwill is required? Basically, goodwill is nothing but a balancing figure. Yeah, I guess मैंने पहले बोला था, नहीं बोला था। Many of the times, ये अकाउंटिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मेरे बार बहस होती है, कुछ नहीं होता गुडविल। कैसे होगा गुडविल? मेरा भी गुडविल है, बेचूं? कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो बिजनेस में ऐसा क्या है? तो भाई मैं गुडविल बेच रहा हूँ, मतलब बस कुछ नहीं, मेरा नाम या फिर मेरे कस्टमर्स बेच रहा हूँ। नाम तो ट्रेडमार्क में आता है, तो ट्रेडमार्क तो अलग है। ट्रेडमार्क अलग है ना, ट्रेडमार्क का परमिशन देना तो गुडविल नहीं होता। तो गुडविल तो कुछ अलग चीज है। तो गुडविल इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट, या सिंपल टू डिफाइन बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी बोले गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब रेपुटेशन। आई एक्सप्लेन कर। रेपुटेशन, रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू। तो मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? कहना वो तो नहीं बताते हमको, ये कहना है। और ये काम क्यों आता है? काम तब आता है जब बिजनेस बेचना है मेनली, नहीं तो गुडविल का प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा काम नहीं है। 1-2 और पर्पस है, वो अभी नहीं समझेगा, वो इंटर या फाइनल में समझेगा थोड़ा थोड़ा। रियल पर्पस गुडविल का कब कब हो सकते हैं? तो ऐसे बात करते तो भी समझ में आता है। स्कूल लेवल के प्रैक्टिस इधर मत घुसो, स्पेशली मेरे सामने। तो मैं वापस भी बोल रहा हूँ, इमीडिएटली मैं क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैं इग्नोर करता हूँ, समझ में नहीं आता ऐसे नहीं। मत करो, जो भी इंपॉर्टेंट चल रहा है वो तो बाहर जाके सेटल करके आओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको आगे जाके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेक्स्ट ईयर चैप्टर है सी इंटर में। अब तुम देने ही नहीं वाले हो तो बात अलग है। इंटर देने वाले हो ना? हाँ, तो करना पड़ेगा। देखो में भी आता है वैसे तो। कुछ समझा? दिस इज अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गुडविल? 5 साल के बाद भी पूछेंगे तो भी नहीं आता आएगा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं है तो। क्योंकि तुम फॉर्मूला नहीं बताओगे गुडविल का। इफ एनीवन आस्क्स यू इन योर इंटरव्यू, अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछे कि गुडविल कैसे एक्सप्लेन करोगे, करो एक्सप्लेन। नहीं, वो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ योर रेपुटेशन इन द मार्केट इज कॉल्ड। फालतू बात मत करो, तो एफआईजीसी का भी बच्चा बोल देगा। तुम्हारे और सीए स्टूडेंट में कुछ तो फर्क होना चाहिए। हाँ सर, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब बता, मेथड्स बाद में, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये मेथड, वो मेथड, फलाना ढिमका, वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि भाई गुडविल मुझे एक्सप्लेन करके बता। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बता कि गुडविल होता क्या है और गुडविल क्यों काम आता है। तो गुडविल इज अ बैलेंसिंग फिगर, ये मैं बता चुका हूँ कि अगर असेट का वैल्यूएशन 50 करोड़ है, थोड़ा पार्टनरशिप है ना, थोड़ा सा हल्का कर देना, 50 लाख है, मैंने 60 लाख पे किया उस बिजनेस को परचेस करने के लिए, तो 50 लाख के असेट मैंने 60 लाख में क्यों लिए? क्योंकि रेडीमेड जमाया बिजनेस मिल गया। तो 10 लाख रुपए में मेरे अकाउंट में क्या बताऊं? गुडविल बताऊंगा। और क्या बताऊंगा? कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि 10 लाख का क्या खरीदा। चुना तो नहीं लिख सकते हो। 10 लाख का क्या लगा चुना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो खरीदा है, मुझे पता है कि 10 लाख रुपए मैंने किस चीज का दिया।
वो मेरा 2 महीने में वसूल हो जाएगा। अरे पर उसको मैं लिखूं क्या, किस नाम से? वो गुडविल के नाम से लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? अभी अप्रोचेस है, और कुछ अप्रोचेस तुम इंटर में पढ़ोगे, तो एंट्रीज बोल सकते हो एग्जाम के बाद। ऑब्वियसली फॉर्मूले भूल जाओगे ना, 6-7 फॉर्मूले अगर करेंगे वो तो एग्जाम के बाद क्लियर हो गए तो भूल गए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो थ्रू आउट याद रखना चाहिए ना। बाद में तुम जॉब कर रहे हो और तुमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया, तो तुमको क्या फॉर्मूला बैड होने की जरूरत है? तुम गूगल करके वो कैलकुलेट कर दोगे। सिंपल सी बात है, हर चीज थोड़ी बायट होती है। अब लॉयर को थोड़े से सारे सेक्शन थोड़ी बायट होते हैं, उसको तो रेफर करने पड़ते हैं। इनफैक्ट उसको सिर्फ बायट है तो फिर ज्यादा मजदूरी करते हैं। ये क्लियर है गुडविल? चल, तो गुडविल भी क्या है? कंपनी का असेट है, खत्म। अच्छा, गुडविल कंपनी बिजनेस के साथ, पार्टनरशिप के साथ भी बेच सकते हैं, या अलग भी बेचा जा सकता है। वेरी रेयर होता है, यूजुअली बिजनेस के साथ ही गुडविल बेचने का कस्टम्स है, प्रैक्टिस है। लेकिन हो सकता है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेचने, या मेरा नाम बेचना है। नाम, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो है ही नहीं रजिस्टर। अब कोई होटल का मार्क रजिस्टर नहीं होता। सुख सागर नाम के कितने सारे होटल है, बहुत सारे होटल है। सुख सागर, शिव सागर, बहुत सारे हैं शिव सागर होटल, तो सब थोड़ी एक ही बंदे के होंगे। अब गुजरात में जाओगे तो भी तुमको शिव सागर मिलेगा। अब यही पर्सन का थोड़ी होगा गुजरात में। शिव सागर कॉमन नाम है, श्री सागर, शिव सागर, ये सब कॉमन नाम। उडुपी कितना कॉमन है, तो क्या एक पर्सन ने थोड़ी जगह है। तो वहां पे ट्रेडमार्क तो मिलता ही नहीं है, तो वहां पे क्या बेचोगे? गुडविल बेचोगे, ट्रेडमार्क तो नहीं हो सकता। चल आगे बढ़े, बहुत हो गया। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। The property of the firm shall be held and used by the partner exclusively for the purpose of business। खत्म। तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के लिए यूज करो, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो कर सकते हो। पार्टनर्स को पूछ लिया तो प्रॉब्लम क्या है? लॉ थोड़ी बीच में आएगा कि तुम कर कैसे सकते हो यूज। अरे भाई पार्टनर्स के परमिशन से कर रहा हूँ, नहीं फिर भी क्यों कर रहे हो? तुमको क्या करना है? रिलायंस की प्रॉपर्टी अगर मुकेश अंबानी यूज कर रहा है विद द परमिशन ऑफ मेजोरिटी, तो क्या प्रॉब्लम? चलेगा। यूज करके तो कन्वर्जन, विदाउट अनऑथोराइज यूज किया तो कन्वर्जन है, अनऑथोराइज यूज किया तो कन्वर्जन है। ऑथोराइज यूज किया भाई, परमिशन। अरे सर ये भी कोई पूछने की बात है? अपनी प्रॉपर्टी है, कर लो यूज, क्या होने वाला है? ड्यूरेबल प्रॉपर्टी है, कितना भी यूज करोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? स्टेशनरी है, वही वो इरेजर वगैरह। अभी इरेजर की पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी यूज करूँ ना? अरे ठीक है जाओ सर। देखा जाए तो वो तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है ना, स्टेशनरी पार्टनरशिप की कस्टडी में, तो मैं लेके जाऊँ क्या? जाओ लेके, क्या फर्क पड़ता है? पूछ लिया भाई, बाद में सुनो। नेक्स्ट, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्म के नाम पे या फर्म के कनेक्शन में अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न करे विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स, अलाउड नहीं है, वापस देना पड़ेगा उसको। उन्होंने टर्म यूज किया मस्ट अकाउंट फॉर। वहां पे मस्ट अकाउंट फॉर का मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। ए भी पढ़ लो, एनालिसिस मत पढ़ना, बहुत मगजमारी है। जो मैं बोल रहा हूँ उधर टिक करने का, और फिर वो उतना ही करने का, नहीं तो फिर दोनों पढ़ना पड़ेगा। एनालिसिस करना। तो फर्म के कंपटीशन में फर्म का नाम यूज करके या फर्म के कनेक्शन में अगर कोई भी प्रॉफिट यूज करो फर्म रिलेटेड एक्टिविटी में, पर्सनल प्रॉफिट अर्न करो, वापस देना पड़ेगा। फर्म को देना पड़ेगा कि फर्म को, और किसको? मतलब ट्रांजेक्शन ही कैसे होगा? फर्म को देना। कमाओ, ठीक, इलीगल थोड़ी है। दोनों एग्जाम्पल पढ़ो अच्छे से। फर्स्ट एग्जाम्पल अननेसेसरी खींच के दिया है, मेरा मन करे तो खींच के देने का मन करता है इंस्टीट्यूट को। कितना बड़ा एग्जाम्पल देते, कर लो। नहीं, इसमें वो ऊपर का पॉइंट करना है। और दूसरी बात एनालिसिस में कि एग्जाम्पल्स है वो करने हैं। एग्जाम्पल तो मैं बोलूं नहीं बोलूं वो तो पढ़ लेने का।
सॉरी, हाँ हाँ हाँ, वरना हो सकता है बिल्कुल। एरिया शुड बी रीजनेबल एरिया। तो भाई अगर होटल के केस में तो भाई मलाड में कांदिवली भी रीजनेबल एरिया है, तो कांदिवली में करूँ तो प्रॉब्लम क्या है। और ऐसा होता भी है कि एक पर्सन का 4-5 होटल में इन्वेस्टमेंट है, 4-5 होटल मेरे अकेले के नहीं है। अब एक होटल में कोई मेरे पार्टनर्स अलग है, दूसरे होटल में मेरे पार्टनर्स अलग है, तो कॉम्पिटिंग बिजनेस अरे किधर है, बाजू में थोड़ी है, दूर है। और अगर वो भी कर सकते हैं, बाजू में भी डाल सकते हैं, अगर बाकी पार्टनर्स को ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, तो कर सकते हैं, बाजू में भी डाल सकते हैं। इतना होटल चलता है जबरदस्त के बाजू में होगा, चलेगा। तो अपना भगवती तो कितना नजदीक नजदीक है कि कांदिवली वाला, फिर उसे आजू बाजू में बहुत सारा 2-4 जगह पे है, वो एक्चुअली डिस्टेंस है, सब चलते हैं। नहीं पता बाबा जी, तो बाबा जी चलो छोड़ो, खाते ही नहीं है मेरे को। ठीक है चलेगा। कांदिवली रात को 2 बजे भी रहते हैं, 2-2:30 बजे भी रहते हैं, चलेगी। और सेफ है, हाँ सेफ है, मतलब 2 बजे भी देखे जा सकते हैं, फैमिली जा सकती है। हाँ हाँ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, बी का क्या लेना देना है, एक ही है ना बी वाला। सेकंड एग्जांपल, if partner carries on any business of the same nature, तो सेम बिजनेस या कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हैं और उससे जो भी प्रॉफिट आए वो भर के देना पड़ेगा वापस, बोला ना मैंने। फर्म के कंपटीशन में बिजनेस किया तो फर्म को देना पड़ेगा प्रॉफिट, वही तो बोल रहा हूँ मैं। फर्म के कंपटीशन में फर्म का नाम यूज करके फर्म के कनेक्शन से कोई प्रॉफिट अर्न करो, एज इट इज देखने की जरूरत नहीं है, तो फर्म को वापस देना पड़ेगा, बस इतना ही है। दोनों एग्जांपल करो समझ जाओगे। सेकंड एग्जांपल जो है तो फॉर्म की कुर्सी बेचती। हाँ तो वो तो है ही नहीं। फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा ट्रिकी है। फर्म के कनेक्शन में अगर मैं कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाऊं विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स, नो, मुझे वापस देना पड़ेगा प्रॉफिट। हाँ पूरी अमाउंट नहीं, पूरी अमाउंट क्यों दूं, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, पूरी अमाउंट क्यों दूं, प्रॉफिट का पोर्शन। क्या क्या प्रॉफिट पूरा देना पड़ेगा, नहीं पूरा देना पड़ेगा, पार्टनरशिप को देना पड़ेगा, फिर वापस बांटो। शेयर मिलेगा मतलब, हाँ मिलेगा ना, पर वो एज अ पार्टनर मिलेगा, पहले एज अ सोल ट्रेडर लिया था मैंने, समझा ना। पहले पूरा प्रॉफिट मेरा था, अभी वो पार्टनरशिप का होगा, फिर बाद में बांट लेंगे। इसके तो 3 हिस्से होंगे बाद में। चल ठीक है, पूरा तो नहीं होगा। हाँ पढ़ लिया दोनों। बेटा 2 पेजेस छोड़ के पेज सेक्शन 23 पे जाओ, वो खत्म कर दे, वो उतना करते हैं और फिर खत्म। मिला, इफेक्ट ऑफ एडमिशन 23-24 दोनों भी हो सकते हैं। 23 पहले बात समझो, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं लिखा है, बाय लिखा है, उस बाय को बॉक्स कर, तुम समझोगे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, नहीं ये अलग है, ये बाय पार्टनर है, ये अलग, टोटल अलग चीज है, उसका उस एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है जो अब तक तुमने किया है, उस एडमिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एडमिशन मीन्स एडमिटिंग एनी फैक्ट, फैक्ट को मानना,
टोटल अलग है। एडमिट करके तुमने गलत किया था। कन्फेस एडमिशन दोनों सेम ही होते हैं, कन्फेशन जैसा, उसकी बात कर रहे हैं। एडमिट दिस के तुमने 10 दिन कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ा। ये एडमिट करो कि तुम लायबल हो पे करने के लिए, ये वो वाला एडमिट है। इसका वो एडमिशन से, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ो सीधा, एनालिसिस मत पढ़ो, ऊपर का पढ़ लो पहले। नहीं समझा तो वापस एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल पढ़ लो। एविडेंस का मतलब तो पता है ना, प्रूफ। एक पर्सन ने एडमिट किया इज एज गुड एज सारे पार्टनर्स ने एडमिट किया। मैं पढ़ो। मतलब अरे तू पहले पढ़ना, एग्जाम्पल पढ़ा। तू सुनता क्यों नहीं है पूरी बात? एग्जाम्पल पढ़। बहुत जल्दी है इसको, तो पेपर बराबर नहीं लिखते। पेपर बराबर लिखे तो भी हम समझ में। वो फालतू चीजें रीजन मत दो मुझे, याद नहीं है वगैरह। पढ़ लिया। गाड़ी में पार्ट लगेगा, एक ने बोल दिया मेरी गारंटी कुछ भी हो गया तो वो सारे पार्टनर लायबल होंगे उसके लिए। ऐसा नहीं कि मेरे पार्टनर ने दिया था, मैंने थोड़ी दिया थे। तेरे पार्टनर ने जो भी बोला उससे प्रॉफिट आएगा वो सबका ना, तो लॉस भी। एक पार्टनर ने एडमिट किया इज एज गुड एज, क्या एडमिट? एनी लाइबिलिटी, एनी स्टेटमेंट, एनी रिप्रेजेंटेशन, अगर एक पार्टनर करे तो यही माना जाएगा कि वो सबने किया है। ओके, उसी के रिलेटेड सेक्शन 24 है, वो करके खत्म। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक कस्टमर ने बोल दिया कि कल से दूध मत भेजना, एक पार्टनर को बोल दिया। अब एक पार्टनर को बोल दिया इज एज गुड एज, तुमने मुझे तो बोला ही नहीं है, तुम्हारे पार्टनर को बोल दिया ना। अब क्या सबको फोन करके बोलूं? तो एक को नोटिस टू वन पार्टनर इज इक्विवेलेंट टू नोटिस टू, इतना सिंपल है। सर मतलब इसको एक बार क्या, हाँ, वो उसको तुम आपस में देख लो। अब हम दुकान में बोलेंगे कि भाई बोल दोगे ना सेठ को, तो वो बोले नहीं बोले अपने को क्या करने को। और ये रूल तो खाली पार्टनर को नहीं, ये एम्प्लॉय को भी अप्लाई होता है। तुम ये देखते होगा कि वो दुकान का मालिक ही है या नहीं। तुमने स्टेटमेंट कर दिया उसको, उसने हाँ बोल दिया, अब वो जाने और उसका मालिक जाने। अब आपस में कुछ लफड़ा भी हो जाता है तो तुम एम्प्लॉय को पैसे दोगे, एम्प्लॉयर तक वो पैसे नहीं पहुंचे तो क्या वापस दोगे? तुम बोलोगे मेरा क्या लेना देना, मैंने तो दे दिया था। नहीं, लेकिन मेरे एम्प्लॉय को दिया था। क्या फालतू बात कर रहे हो? तुम्हारे एम्प्लॉय को दिया इज एज गुड एज, क्योंकि एम्प्लॉय भी तुम्हारा क्या हो गया, एजेंट। पार्टनर भी क्या हो गया, एजेंट। नहीं, थर्ड पार्टी को तो सारी पूरी फर्म लायबल है, पर बाकी पार्टनर्स, ये हुआ अच्छा क्वेश्चन। तो तुम्हारे भी ठीक थे। बाकी पार्टनर्स, मैंने फ्रॉड किया है तो मैंने फ्रॉड किया, तो थर्ड पार्टी को क्या लेना देना? थर्ड पार्टी के हिसाब से पूरे फर्म ने फ्रॉड किया तो थर्ड पार्टी पूरे फर्म से रिकवर करेगी। लेकिन फिर इन दोनों का तो ऐसे ही नुकसान हो जाएगा ना, तो वो दोनों मुझसे रिकवर करेंगे। As far as third party is concerned, the entire firm is liable. So all partners are liable. बराबर है ना? हमारे पार्टनर ने फ्रॉड किया, बराबर है, हम आपको दे देते तुम्हारे सारे पैसे। थर्ड पार्टी भी वही बोलेगा ना, अरे भाई वो तुम्हारे पार्टनर ने किया हो, किसने भी किया हो, नुकसान तो मेरा हुआ ना, मुझे भर के दे दो, बाद में तुम तुम्हारे पार्टनर से रिकवर करो, वो तुम जानो और वो जाने। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय आता है सपोज प्यूरिफायर करने, रिपेयर करने वगैरह, और वो तोड़ फोड़ करके चला जाता है, तो तुम किसको पकड़ोगे? कंपनी को पकड़ोगे ना। फिर तुम बोलोगे वो तुम जानो और तुम्हारा एम्प्लॉय जाने नुकसान किया वगैरह। मुझे तो पैसे कंपनी से चाहिए, क्योंकि वो कौन था? एजेंट था, सिंपल। हाँ ठीक है, खत्म।
except fraud in league with the third party. First point clear है, पढ़ लिया. Except in the case of fraud of the firm committed by or with the consent of that partner, third party करे तो. अब ये नहीं यार, ये ऊपर थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगा. पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 5 मिनट. एग्जाम्पल एनालिसिस वही है. डन. फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है. हाँ, सेकंड नहीं, फर्स्ट क्लियर है, सेकंड थोड़ा ट्रिकी है. सेकंड एक्चुअली एक्सेप्शन वाला है कि द ओनली एक्सेप्शन इज टू फ्रॉड, एक्टिव और पैसिव, मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. A partner who actively participates in the management of the firm bought for his firm certain goods which he knew, पार्टनर को पता था कि वो डिफेक्टिव है और थर्ड पार्टी को भी पता था कि डिफेक्टिव है, और उन दोनों ने आपस में फ्रॉड किया था. अब पार्टनर अपने ही फर्म का लॉस क्यों करेगा भाई? थर्ड पार्टी से ज्यादा कमीशन मिलेगा तो वो डिफेक्टिव गुड्स फर्म में लेके आया. समझ में आया? अब इसमें नुकसान पार्टनर का नहीं है, पूरे फर्म का है. तो ऐसे केस में सर थर्ड पार्टी ने भी फ्रॉड किया है, तो इसमें इनोसेंट कौन है? बाकी पार्टनर्स, तो वो लायबल नहीं है. तो ये एक्सेप्शन में वो पार्टनर भी लायबल है और थर्ड पार्टी भी लायबल है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया ना. सपोज एक पार्टनर बाकी थर्ड पार्टी से फ्रॉड करता तो पूरी फर्म लायबल है. थर्ड पार्टी अगर फर्म के साथ फ्रॉड करती तो पूरी फर्म रिकवर करती. यहाँ पे तो विचित्र चीज है, यहाँ पे थर्ड पार्टी और एक पार्टनर के बीच में है, दोनों ने मिलकर फर्म को लूटा है. तो ऐसे केस में फर्म का क्या लाइबिलिटी? फर्म उल्टा रिकवर करेगी. पढ़ लो. इन लीग ऑफ मतलब मिली भगत. इन लीग मतलब लीग पता है ना, ग्रुप, जस्टिस लीग. एक साथ आ जाना. हाँ, डिटेक्ट करेंगे तो ही ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ? पता चला तो ही फ्रॉड होता है ना, नहीं तो कैसे फ्रॉड होता है? पता चल गया कि फ्रॉड हुआ था, डिफेक्टिव गुड्स थे, फिर ये देखा गया कि थर्ड पार्टी ने नुकसान किया, और ये भी देखा गया कि हमारे पार्टनर भी उसमें इन्वॉल्व है, वो पार्टनर लायबल है. लेटेंट डिफेक्ट का गुड्स में तो पार्टनर लायबल नहीं है. लेटेंट डिफेक्ट का लेना देना ही नहीं है इसमें से. क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अननेसेसरी? अरे मतलब पार्टनर को पता ही नहीं था तो पता ही नहीं था तो बात अलग है ना. ये तो पता था कि लेटेंट पेटेंट का क्या लेना देना, पता था तो एक ही बात है ना. तो क्यों अननेसेसरी बढ़ा रहे हो मगजमारी? सर जो पार्टनर है ना, वो लोग थर्ड पर्सन से भी लेंगे और पार्टनर से भी ले सकते हैं. थर्ड पर्सन से तो लेंगे ना, और पार्टनर से भी ले सकते हैं कि पार्टनर ने फ्रॉड किया उस बात के लिए. कितना वो थोड़ी पूछेंगे, कितना वो अमाउंट थोड़ी पूछेंगे. तुमको ये पूछेंगे कि लायबिलिटी क्या है या फिर रेमेडी क्या है. रेमेडी क्या है, दोनों क्या है. क्लियर? खत्म. बाकी नेक्स्ट लेक्चर कर दे. नेक्स्ट लेक्चर पार्टनरशिप खत्म कर देंगे. छोटा है, यूनिट 3 छोटा है, यूनिट 2 ही लंबा है. बस उसमें रजिस्ट्रेशन है और डिसोल्यूशन है. यूनिट 3 में खाली 2 ही है, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन. बंद कर रहा हूँ. बाय बाय बाय.